हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी से तैयारियां चल रही होंगी एग्जाम की। आज हम वीडियो लेकर आए हैं निकाह के ऊपर। बेसिकली जो मुस्लिम लॉ की हमारी सीरीज चल रही है उसकी आज थर्ड वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं निकाह की। दैट इज मुस्लिम्स शादी कैसे करते हैं, कितने तरीके की शादी होती है, कैसे उस शादी को वैलिडेट किया जाता है। आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए लॉ की वीडियो और काफी इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी आते रहते हैं लॉ से रिलेटेड वगैरह, उनके ऊपर हम वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लॉ की डेफिनेशन दी गई है और चीजें कैसे हमें पढ़नी है। इसे जरा हटा लेते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू। हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 की ये एक्ट है। देखिए, जो आपकी हम बात करते हैं अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स की, ऐसे जो आपकी कॉलेज के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वहां पे आपको भाई याद रखना पूरी डेफिनेशन, दैट इज वर्ड बाय वर्ड आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है जब डेफिनेशन लिखी जाती है तो वो एग्जैक्टली लिखी जाती है। वहीं अगर आप तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव की, चाहे आप CUET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LLM की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या आप UGC नेट जुडिशरी व्हाटएवर यू आर ट्राइंग, देखो डेफिनेशंस तो हर एग्जाम के लिए सेम ही होती हैं। आपको उनके लिए इसका सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में निकाह की डेफिनेशन दी गई है। निकाह का बेसिकली एक मैरिज है जो कि एक पैक्ट की तरह काम करती है, जिसको मिताक एक गालित किया जाता है। देखिए, हो सकता है उर्दू के शब्द थोड़ी सी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट आप समझ जाना। एक आदमी और एक औरत के बीच में कंपेनियनशिप के लिए, ताकि उनको राइट्स दे दिए जाएं अपनी साथ में रहने के लिए, टू हैव ऑफिशियल इंटरकोर्स, टू हैव चिल्ड्रन, क्योंकि जो बच्चे इन शादियों से होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं एंड बच्चों के पास पूरा राइट होता है दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। ठीक है, हमने हमेशा सुना है कि देखो मुस्लिम मैरिज ना सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट एक स्लाइड से कुछ 2 स्लाइड से बेसिकली डिफरेंसेस हैं जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट को एक मुस्लिम मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट करता है। पहली बात देखिए, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट, कि भैया फ्यूचर में अगर फलाना काम हुआ तो मैं ये चीज करूंगा और ये काम नहीं हुआ तो मैं चीज नहीं करूंगा। ये हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। शादी इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क नहीं करती है। आज हम बैठे हैं यहाँ पर, निकाहनामा तैयार हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा है, आज शादी यहीं होगी। फ्यूचर हैपनिंग में, अच्छा उस दिन तुमने इतनी पढ़ाई कर ली या उस दिन मेरे घर में ये काम हो गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। ठीक है, और जैसे हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं, ऐसे ही शादी कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं होती है। हाँ, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे मोटा मैरिज का, वो हम आगे इन डिटेल डील करेंगे कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो डिफरेंशिएट करती है सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि जब भी हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, देखो कोई जॉब का बना रहे हैं, किसी भी चीज का बनता है, तो उसमें एक फिक्स्ड पीरियड, टाइम पीरियड ऐड करा जाता है। ठीक है, जो कि शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं किया जाता। आइए इन डिटेल देखते हैं एसेंशियल्स क्या होते हैं एक मुस्लिम मैरिज के। पहली बात तो भाई दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए शादी करने के लिए, दोनों मेजर हो, दोनों की शादी की एज होनी चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, माइंड से साउंड माइंड के होने चाहिए। ठीक है, दिमागी रूप से कोई दिक्कत ना हो उन्हें। जो भाई अब कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली बात है प्रपोजल जाएगा। जो प्रपोजल जाता है कि भैया डैश और डैश आदमी को क्या अपना शौहर कबूल करते हैं, दैट इज प्रपोजल दिया जाता है। तो प्रपोजल को कहते हैं इजाब। और एक्सेप्टेंस, जब वो जैसे मूवीज वगैरह में भी देखते हैं ना, वो बोलती है हाँ हाँ कबूल है, तो कबूल है डिनोट करती है आपकी एक्सेप्टेंस। ठीक है, दोनों पार्टीज का जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। देखो ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है। अगर कंसेंट फ्री, कंसेंट नहीं है तो वो वैलिड नहीं मानी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। कंसिडरेशन होना चाहिए, मेहर। बेसिकली ये हम अभी बस इतना समझ लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, ये वाइफ को मिलता है हस्बैंड से। ठीक है, इसके ऊपर काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे तो इसका बेसिक अपना वहां क्लियर कर लेंगे। कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि भाई ये हो सकता है भाई आदमी ने 4 शादियां पहले से कर रखी हो। बिकॉज आदमी को इस्लाम इजाजत देता है कि वो 4 शादियां कर सकता है। हो सकता है ये उसकी 5वीं शादी हो तो एक बार आ गई, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई ना, नहीं करनी है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए एंड सफिशिएंट विटनेसेस होनी चाहिए। ये भी हम देखेंगे, शिया और सुन्नी में दोनों में ही डिफरेंस है। ठीक है, अब एक मेल मैंडेटरी है कि भैया एक मेल जो है आपका विटनेस होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मुस्लिम निकाह है, या बेसिकली जो निकाह अगर हम कहें तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक होता है सही, दैट इज वैलिड शादी, भी सही शादी है, वैलिड शादी है।
एक होता है फसीद, इरेग्युलर। जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं और हिंदू लॉ में जिन शादियों को हम वॉइडेबल कहते हैं ना, मुस्लिम लॉ में वही शादी इरेग्युलर कही जाती है। ठीक है, तो हिंदू लॉ में हम कहते हैं वॉइडेबल, मुस्लिम लॉ में उस शादी को कहा जाता है इरेग्युलर। और जो आपकी वॉइड मैरिजेस होते हैं, जैसे आपने भाई अपने सगे भाई से या बुआ की लड़की से, मामा की लड़की से, या ऐसे प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में अगर आप शादी कर रहे हैं, तो वो मैरिज क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसे हम कहते हैं बटील। तो नाम याद रखना है, सही इज फॉर वैलिड मैरिज, फसीद इज फॉर इरेग्युलर, एंड वॉइड मैरिज के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे बटील का। चलिए आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वॉइड मैरिज क्या होती है। भाई एक वॉइड मैरिज जब हम देखेंगे कौन सी सिचुएशन में जो शादी कही है वो वॉइड होगी। देखो हमेशा याद रखो, वॉइड का मतलब होता है जो चीज थी ही नहीं कभी, कि उस चीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। जब कोई शादी थी ही नहीं तो तलाक ही नहीं चाहिए, जब कोई शादी थी ही नहीं तो कोई एक दूसरे के प्रति कोई ऑब्लिगेशंस नहीं थी। ठीक है, अ मैरिड वुमेन कॉन्ट्रैक्टेड अनदर मैरिज वाइल हर हस्बैंड इज अलाइव। देखो अब जब पति जिंदा है तो एक औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती, बिकॉज सिर्फ हस्बैंड को 4 शादी का राइट है, वाइफ को 4 शादी का राइट नहीं है, वो सिर्फ एक शादी कर सकती है। सो अगर आपका हस्बैंड अलाइव है और आप दूसरी शादी कर लेते हो तो वो मैरिज क्या हो जाती है, वो मैरिज हो जाती है वॉइड। अब एक है बार दिया इन्होंने कॉन्सैग्निटिव, दैट इज कि आप फैमिली के अंदर शादी करते हो, अगर अपनी फैमिली के अंदर अगर आप शादी कर लेते हो तो वो शादी भी क्या होगी, वॉइड कहलाएगी। सपोज एक आदमी किससे शादी कर लेता है, अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर। असेंडेंट मतलब आप पीछे के जनरेशन में जा रहे हो, मम्मी दादी परदादी, उनसे भी पहले वाली दादी, ऐसे करके आप असेंडेंस जो है आप पिछली जनरेशन में जा रहे हो, वहां पे एक आदमी शादी नहीं कर सकता है। अगर वो शादी कर लेता है तो वो शादी वॉइड हो जाती है। ये तो बात है कि हम पीछे के जनरेशन्स में जा रहे हैं, आप आने वाली जनरेशन्स में भी शादी नहीं कर सकते, जैसे बेटी, फिर आपकी पोती और फिर उनकी बेटी, आप ऐसे करके जाके शादी नहीं कर सकते। तो जितना भी सबसे लोवेस्ट रिश्ता होगा उसमें भी आप शादी नहीं कर सकते हो, हाई सो एवर कितना भी आगे तक हम चले जाएं आप शादी नहीं कर सकते हो। उनकी बहन से हो सकता है फुल सिस्टर हो, हाफ सिस्टर हो, यूरेनियन सिस्टर हो, यूटेरियन सिस्टर हो, सॉरी, दैट इज जिनकी आप लोगों की क्या है, मदर्स सेम है बट हस्बैंड जो फादर्स थे बेसिक, जो आपकी मदर के जो हस्बैंड थे वो डिफरेंट थे, वहां शादी नहीं कर सकते हैं आप। देखो आप अपनी बुआ से शादी नहीं कर सकते हो, ऐसे ही चाहे वो आपकी बुआ है, चाहे मौसी है, चाहे आपकी भतीजी है, चाहे आपका भांजा है, आप इनसे शादियां नहीं कर, भांजा नहीं भांजी, आप इनसे शादियां नहीं कर सकते हो। अगर आप इन रिलेशनशिप्स में शादियां करते हो तो वो शादी वॉइड हो जाती है, उस शादी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब भाई आपने क्या एफर्मेटिव पे शादी कर ली, एक ऐसे ग्राउंड पे शादी कर ली जहां पे आपको शादी करना अलाउड नहीं था। आप सोचो एक आदमी ने अपनी वाइफ की मदर से शादी कर ली, उसकी दादी से, उसकी बुआ से, ऐसे इन रिश्तों में आप शादियां नहीं कर सकते हो। एक यहाँ पे वर्ड है फॉस्टर, फॉस्टरेज, आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा, इंग्लिश मूवीज वगैरह में फॉस्टर होम्स। अगर आपके पास जिम्मेदारी थी एक बच्चे की, किसी का बच्चा आपके यहाँ रह रहा था और आप भी अपनी जिम्मेदारी ली थी कि मैं इसके पालन पोषण, आप गार्जियन बन गए थे बेसिकली उस बच्चे की, आप उससे भी शादी नहीं कर सकते हो। ये एक इम्पीडियंट है, दैट इज एक बार है, एक रिस्ट्रिक्शन है, आप शादी नहीं करोगे वहां पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इररेगुलर शादी की, जिसको हम वॉइडेबल के नाम से अब तक पढ़ रहे थे, एंड इसको उर्दू में कहा जाएगा फसीद। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बताऊंगी कौन सी सिचुएशन में शादी जो है आपकी वॉइडेबल होगी, एंड वो सिचुएशंस भी मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे शादी को आप सुधार सकते हो। सपोज आपने जो हमने एक एसेंशियल देखा था कि सर्टेन नंबर की जो है विटनेसेस होने चाहिए, अब आपने वो सर्टेन विटनेसेस वाला जो क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल नहीं करा, तो भाई आप जब दोबारा से क्या कर लो, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, दोबारा से कबूल है और वो सब काम कर लो, इस बार प्रॉपर सफिशिएंट नंबर ऑफ विटनेसेस बैठा लो, आपकी शादी वैलिड हो जाएगी। अब सोचो एक आदमी के पहले से 4 बीवियां हैं, 5वीं शादी कर ली, तो भाई 5वीं शादी तो लागू की नहीं जाएगी, वैलिड की नहीं जाएगी। आप पिछली 4 में से किसी भी एक बीवी को डिवोर्स दे दो, तो आपका सपोज 1 2 3 4 बीवियां हैं, 5वीं और आ गई। अब इसको यहाँ एकोमोडेट करना है, इनमें से किसी को भी एक को डिवोर्स दे दो और ये 5वीं वाइफ आपकी एकोमोडेट हो जाएगी वहां पर। ठीक है, अगर कोई औरत अपने इदात पीरियड में शादी कर लेती है, अब इतना समझो इदात पीरियड एक पीरियड होता है जो कि एक औरत को निभाना पड़ता है, बेसिकली ज्यादातर मेजोरिटी केसेस में देखा जाता है कि 3 कोर्सेज तक होता है,
3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक होता है, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक, बिकॉज हो सकता है उनकी शादी डिसॉल्व हुई है, या तो हस्बैंड की डेथ हो गई है या फिर डिवोर्स हुआ है। तो कल को कोई और उठ के ये ना कह दे कि भाई मेरे बच्चे का बाप ये है या ये है, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीजें ना हो पाए, इसीलिए ये पीरियड तय किया जाता है, जिससे कि ये वाली जो सिचुएशन है, कल को जो भाई वाइफ है वो अपने डिवोर्स्ड हस्बैंड पे जाकर ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये तुम्हारा बच्चा है। ठीक है, तो ये ताकि ये गैप दिया जाता है बीच में, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि शी इज नॉट प्रेग्नेंट एंड अब वो दूसरी शादी कर सकती है। अगर वो अपने इदाद पीरियड में शादी कर लेती है तो एक बार जब इदाद पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो शादी अपने आप वैलिडेट हो जाएगी। अगर आपने किसी डिफरेंट रिलीजन में शादी करी है, अभी वो भी अलाउड नहीं होती। तो वो औरत अगर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती, सपोज आपने किसी क्रिश्चियन से किसी जूइश से शादी करी थी, ठीक है, तो जिस दिन वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी इस्लाम में, उस दिन आपकी शादी वैलिडेट हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज आपकी एक वाइफ है, ठीक है, हमने पिछले क्राइटेरिया कुछ पढ़े कि भाई आप अपनी वाइफ की मदर से या ऐसे करके आप शादी नहीं कर सकते हो। सपोज आपने अपनी वाइफ की मदर से आप शादी करना चाहते हो और आपने शादी कर दी, अब वो शादी तो है वॉइडेबल भैया। अब वो शादी भाई ऐसे रिलेशन में आपने कर ली है जिससे वो ठीक हो नहीं सकती थी, तो आप क्या करो, जो बीवी मुसीबत की जड़ है जिसकी वजह से शादी वैलिडेट नहीं हो पा रही है, आप क्या करो, उसको डिवोर्स दे दो। तो आपके जो ऑब्स्टेकल है, जो वाइफ ऑब्स्टेकल बन रही है आपकी, उसको हटा दो, फिर आपने शादी कर ली हो। जय राम जी की। ये चीज दो बहनों के साथ भी हो सकती है। अगर आपके एक भाई आपकी वाइफ है, उसकी बहन से आपको शादी करनी है, तो आपको अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा। टर्मिनेशन, अब भाई शादी टर्मिनेट कैसे होगी, वैलिड हमने वॉइड मैरिज का टर्मिनेशन क्यों नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि जो चीज का कभी एग्जिस्टेंस था ही नहीं, जिस चीज की कोई लीगैलिटी कभी थी नहीं, तो उसका टर्मिनेशन किस बात का। वॉइडेबल मैरिज का भाई लीगैलिटी थी, जब तक चल रही थी तब तक तो चल ही रही थी वो, तो इसलिए उसका टर्मिनेशन हम पढ़ते हैं। इनमें से कोई सी भी पार्टी देखो टर्मिनेट करा सकती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कोर्ट के पास जाके आप टर्मिनेट करा लो। लेकिन अगर आपकी मैरिज कॉन्जुमेट ही नहीं हुई थी और उससे पहले ही आप लोग क्या है टर्मिनेशन चाहते हो अपनी शादी का, दैट इज देयर वाज नो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, तो आपको वहां पर शादी टर्मिनेशन के लिए कोई खास चीजें करनी नहीं पड़ेंगी। बट अगर आपकी शादी कॉन्जुमेट हो गई थी तो उसके बाद आप टर्मिनेट करना चाहते हो, तो वाइफ एंटाइटल हो जाएगी अपने पूरे डावर के लिए। ठीक है, दैट इज मेहर। प्रॉम्प्ट और स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, काफी शादियों में क्या हो जाता है, स्पेसिफाई कर देते हैं अमाउंट कि भैया हम इतना देंगे। कुछ शादियों में स्पेसिफाई नहीं करा जाता, तो उसकी फैमिली की क्या रेप्यूटेशन है, उसके अपने क्या खर्चे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक अमाउंट डिसाइड करके उसको दे दिया जाता है। अब इस शादी में कौन सा अमाउंट मिलेगा, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे वो प्रॉम्प्ट हो, जो भी कम होगा कम वाला हम उसको दे देंगे। अब जब ये शादी कॉन्जुमेट हो गई है तो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के भी, इसीलिए अब उसको बोला जाएगा कि अब आपको इदाद पीरियड जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। बच्चे जो पैदा होंगे फसीद मैरिज, दैट इज जो इरेगुलर मैरिज, वो लेजिटिमेट बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे बच्चे कैसे भी पैदा हुए हैं या कुछ भी है या कोई भी सिचुएशन है या नहीं है, भैया हमेशा याद रखना, चाहे वॉइड मैरिज से बच्चा हो रहा है चाहे वॉइडेबल मैरिज से बच्चा हो रहा है, बच्चा लेजिटिमेट होगा। ठीक है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, बच्चा लेजिटिमेट होगा। आपकी गलती है, आपने गलत जगह शादी करी एंड देन यू आर टर्मिनेटिंग द मैरिज एंड एवरीथिंग, बच्चे की गलती नहीं थी, शादी बच्चा जो है लेजिटिमेट होगा। इन केसेस में इरेगुलर मैरिज जो होती है, यहाँ पे चाहे कॉन्जुमेट हुई थी चाहे कॉन्जुमेट नहीं हुई थी, पार्टीज दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर कोई भी इनहेरिटेंस का राइट एक्वायर नहीं करते हैं। जैसे देखो हस्बैंड के बाद वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, ऐसे करके कोई भी राइट अराइज नहीं होगा। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ए लीगल मुस्लिम मैरिज, फायदा क्या होता है भाई, ऑब्वियसली आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स की परमिशन मिलती है, जो भी बच्चे यहाँ से पैदा होते हैं आपकी यूनियन से वो लेजिटिमेट होते हैं। वाइफ को राइट होता है कि उसको मेहर दिया जाएगा, डिवोर्स हो रहा है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस ले सकती है। ठीक है, और जो भी बाउंडेशंस हमने पढ़ी हैं कि भाई आप उसकी माँ से उसकी दादी से उसकी नानी से आप शादी नहीं करोगे, वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, और वाइफ की जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया अगर हस्बैंड की डेथ हुई है या उनका डिवोर्स हो गया है तो वो उसको इदाद पीरियड कंप्लीट करना मैंडेटरी है, उसको कंप्लीट करे बिना वो शादी नहीं कर सकती है। अब यहाँ हमें पता है कुछ स्कूल्स होते हैं, हर एक इंसान का कुछ फेथ होता है और वो एक सर्टेन स्कूल से रिलेटेड होता है। तो भाई एक लड़की जो शादी से पहले जिस फेथ की थी या जिस स्कूल को वो फॉलो करती थी, वो शादी के बाद भी उसी स्कूल को फॉलो करती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे मुटा मैरिज की, जिसको बेसिकली बोला जाता है प्लेजर मैरिज या फिर जो एक एंजॉयमेंट के लिए आती है।
ठीक है। ये क्या आती है भाई, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होती है 1 घंटे से लेकर सारी जिंदगी के लिए ये हो सकती है। इसको टेम्पररी मैरिज बोला जाता है, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इसीलिए अ मैरिज फॉर प्लेजर, ठीक है, सिंपल सा मतलब है, इसके लिए ही होती है। एंड ये ही एक एक्सेप्शन था जो हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे थे। एक आदमी जितनी चाहे उतनी फीमेल्स के साथ मोटा मैरिज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो ये इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है, ओनली कुछ सर्टेन स्कूल्स हैं जो इसको अलाउ करते हैं, जैसे कि इतना अशारी शिया स्कूल्स है, शिया के कुछ स्कूल्स इसको अलाउ करते हैं। इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट कतई फॉलो नहीं किया जाता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इस शादी से जो वाइफ है वो कोई या हस्बैंड कोई भी इनहेरिटेंस का राइट एक्वायर नहीं करते हैं दूसरे ऊपर, बट हाँ जो बच्चे यहाँ से पैदा होंगे इस शादी से वो लेजिटिमेट होते हैं एंड वो दोनों ही पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ वाइफ कोई भी क्लेम जो है नहीं कर सकती है मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर, लेकिन हमें जैसे पता है कि मेंटेनेंस दिया जाता है सेक्शन 125 और सीआरपीसी में, जो कि एक सेक्युलर लॉ है, तो वो मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस नहीं डिमांड कर सकती है, वो सेक्युलर लॉ में जाके 125 सीआरपीसी में जो है डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस। मिलना ना मिलना दैट इज सेकेंडरी थिंग। एसेंशियल्स क्या होते हैं? पहली बात तो भैया ये एक सिंपल सा फॉर्म है, आपको प्रॉपर तरीके से जो फॉर्म है इसका शादी करने का वो है कि एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। एक आदमी बोलता है ठीक है भाई मैं सिर्फ प्लेजर के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ, सर्टेन फिक्स्ड पीरियड तक के लिए ये होगी, एंड वाइफ को क्या देना होता है, एक्सेप्टेंस देना होता है। जो मेल है किसी भी मुस्लिम लड़की से, क्रिश्चियन से, जूइश से, या फिर एक ऐसी लड़की से जो कि एक ऐसा धर्म फॉलो करते हैं जहाँ पे आग की पूजा की जाती है, जैसे ज़ोरास्ट्रियंस वो आग की पूजा करते हैं, आप वहां पे उनसे शादी कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा किसी और रिलीजन के आदमी रिलीजन की औरत से आप शादी नहीं कर सकते, बेसिकली हिंदू आप शादी नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो औरतें जो शिया लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है, उन लोगों को भाई क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप नॉन मुस्लिम से शादी नहीं करोगे, आपको मोटा मैरिज करनी है सिर्फ मुस्लिम से करो, और आप उससे बाहर दूसरे रिलीजन में नहीं करोगे। जो हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी एफर्मेटिव या फैमिली में नहीं करोगे, वो वाली कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। इसका जो टर्म है वो एक जो है मेंशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, हो सकता है 1 दिन की हो, 1 घंटे की हो, सारी जिंदगी की हो, जो भी है वहां पे लिखा जाता है। लेकिन एक बार वो टर्म खत्म हो गया, सपोज 7 साल की है, ठीक है, तो जब वो 7 साल का टर्म कंप्लीट हो जाएगा वो शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमें कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस टर्म के आने से पहले ही हस्बैंड को ऐसा लगता है कि भैया मुझे खत्म करना है, तो वो कोई भी एक सर्टेन गिफ्ट दे देगा अपनी बीवी को, शादी को वहीं एंड कर देगा, उसको इसके लिए कोई जवाब देने की या वाइफ की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कि जो गिफ्ट वो दे रहा है इसको खत्म करने के लिए उसको कहा जाता है हिबा ए मुद्दत, ठीक है, और यहाँ पे वाइफ की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है शादी को टर्मिनेट करने के लिए। अब भाई राइट क्या है, एक चीज है डावर, जो डावर या मेहर यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सॉरी फॉर दैट वॉइस, अगर डावर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर शादी कॉन्जुमेट हो गई है तो वाइफ इज एंटायर, पूरा डावर उसको मिलना चाहिए। अगर बिना कॉन्जुमेशन के यानी शादी कॉन्जुमेट नहीं है और उससे पहले ही खत्म हो रही है शादी, तो वहां पर हस्बैंड उसको आधा डावर देगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी कि भाई हस्बैंड छोड़ के चला जाता है, सपोज वाइफ छोड़ के चली जाती है, अलाउड नहीं है बट फिर भी सपोज शी जस्ट डिनाइज इट, नहीं रहूंगी तेरे साथ में, तो ऐसे टाइम पे जो हस्बैंड है उसको ये राइट दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से एक सफिशिएंट अमाउंट जो है डावर में से काट सकता है, ये राइट उसको है। आई होप आपको ये डाउट मतलब ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है सो नो इश्यूज, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहां फॉलो करो, और नोट्स के लिए टेलीग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू सो मच।